Hey everybody, welcome back to the Layman Way and this is Bhishm. तो जैसा कि हमने बात किया था, we'll start with our current affairs और मंथली करंट अफेयर्स का हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त से लेकर टिल प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक, जहाँ के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। तो अगस्त से वील स्टार्ट। तो हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें पहला विल बी स्टार्टिंग विद इन्वायरमेंट। तो आज हम इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से विल बी स्टार्टिंग। तो इन्वायरमेंट में स्टार्ट करने से पहले जस्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर लॉन्चिंग इंडियन पॉलिटी एडवांस कोर्स एंड ऑल्सो अ CSAT कोर्स फॉर 2022 प्रीलिम्स। लास्ट टाइम हमने 1 मंथ पहले ही लॉन्च किया था, जहाँ पे हमने PYQs के थ्रू पढ़ाई करी थी एंड जिन्होंने कोर्स लिया था दे हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। बट इस बार हमने क्या इनकॉर्पोरेट किया है, इस बार पिछली बार हम थोड़े कॉम्प्रीहेंशन कम कवर कर पाए थे या बहुत ही कम किए थे, तो कॉम्प्रीहेंशन पे भी इस बार फोकस रहेगा और प्लस चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे CSAT का, कि भाई एक एक सेक्टर के हम पढ़ाई करेंगे और फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके PYQs करेंगे, ताकि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है CSAT के पेपर में हो जाए और कुछ दिक्कत आपको CSAT के एटलीस्ट पेपर में ना हो, आप फिर GS पे ध्यान दे पाओ, ठीक है। और पॉलिटी में जिसका बेसिक हिला हुआ है पॉलिटी का, है ना, दे कैन एनरोल इन द पॉलिटी कोर्स। जो बेसिक्स वाला कोर्स है दैट इज़ ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, वो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। एंड उसके साथ ही यू कैन एनरोल फॉर the advanced course, and if you enroll it before 1st of January, we have a 10% discount for you as well। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 10% डिस्काउंट जो है वो चेकआउट पे नहीं लगेगा, सो डोंट वरी कि यार ये तो लग नहीं रहा है, दैट विल बी क्रेडिट बैक टू योर अकाउंट इन 24 आवर्स। सो डोंट वरी, योर पेमेंट इज़ सेफ। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, यही अनाउंसमेंट था। एंड जिसको ज़रूरत है, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको पॉलिटी में दिक्कत आती है या CSAT में दिक्कत आती है, डू रिकमेंड अस, वी कैन हेल्प देम आउट, ठीक है। और फ्री कोर्सेज का भी हम आने वाले हैं आगे, एंशंट का कोर्स आएगा, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स आएगा, तो इनका भी आने वाला है, दैट वुड बी कम्प्लीटली फ्री। सो वी आर लॉन्चिंग दैट एज वेल, थोड़े टाइम में आएगा, भी पहले से स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ इन्वायरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज़ वन हॉर्न राइनो। तो वन हॉर्न राइनो जो है, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला कि इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ राइनो, ठीक है, लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ राइनो है ये। उसके बाद ये मिलता कहाँ है ना, मिलता पहले हम कॉन्टिनेंट मतलब कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडो नेपाल का जो रीजन है, ये अगर इंडिया है, मतलब यहाँ पे जो इंडिया और नेपाल वाला जो इधर बॉर्डर है ना, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इंडो नेपाल तेराई रीजन, जो यहाँ से पूरा तेराई रीजन आता है ना, वहाँ मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश से चलती हुई आती है, आपका इधर वेस्टर्न, जो वेस्ट बंगाल टच करते हुए ऊपर वाला, और फिर असम की तरफ जाती है। मेजर जो पॉपुलेशन है वो असम में ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये है इसका, और असम में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलता है ये। तो काजीरंगा पहला पहला का है, काजीरंगा, काजीरंगा में मिलता है। पौबीतोरा नेशनल पार्क में मिलता है। उसके बाद आपका ये ओरांग नेशनल पार्क में मिलता है, तीसरा हो गया। चौथा मानस में मिलता है, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए भी रहता है क्योंकि इसका इनिशियली रीलोकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहले क्या था ना, पूरा काजीरंगा में ही था ये इंडियन राइनो। तो यार लोगों को लगा कि यार अगर मान लो काजीरंगा में कोई एंडेमिक आ गया, ठीक है, पूरी राइनो की पॉपुलेशन स्वाइप आउट हो गई, तो हमारे पास तो राइनो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से फिर इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट हुई, है ना, और शिफ्टिंग स्टार्ट हुई तो फिर उसको मानस में शिफ्ट किया गया, पोबीतोरा में शिफ्ट किया गया, है ना। उसके बाद ये है कि अब देखो, अब पोबीतोरा में गया, मानस में गया, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में कि इंडियन राइनो विजन लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इंडियन राइनो विजन में भी हमको क्या करना था, इसके नंबर्स को बढ़ाना था, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकली सॉरी, ये एक वल्नरेबल स्पीशीज़ है, सॉरी फॉर क्रिटिकली, इट इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। IUCN की अगर हम लिस्ट की बात करें तो IUCN की लिस्ट में इट इज़ अ वल्नरेबल स्पीशीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है स्पीशीज़ ये दिखता कैसे है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर इंडियन राइनो, इस टाइप का ये जो है, कहाँ गया यार मेरा, जस्ट अ मिनट। इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ से जो है अपना पेन कलर चेंज करके वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आवर इंडियन राइनो, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है ये, एक मिनट, हाँ, इस टाइप का रहता है ना।
अब ये आपने देख लिया कि ये कैसा रहता है ना। अब बात करते हैं कि, एक मिनट इसको हटा देते हैं, हाँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो जो जहाँ मिलता है ये काजीरंगा में, पोपीतोरा में, इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं कि इसकी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है। हाईएस्ट डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इसका हाईएस्ट कहाँ है, पोपीतोरा नेशनल पार्क में, ठीक है। वहाँ पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है। बट आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम डेंसिटी तो पोपीतोरा में है, बट मैक्सिमम एब्सोल्यूट नंबर का है ना। एब्सोल्यूट नंबर मतलब टोटल नंबर मैक्सिमम कहाँ है। तो हमने कहाँ से रिलोकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, काजीरंगा से स्टार्ट किया था। तो मैक्सिमम भी अभी काजीरंगा में ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम काजीरंगा में ही है। काजीरंगा इज़ अ बिग एरिया है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और डेंसिटी इसकी मैंने आपको बताई दी, IUCN का स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या, ये सब आप नोट करते जाओ है ना, मतलब पता चले ऐसे बस सुन रहे हो नोट करते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ उसके साथ कि भाई ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बस हमको यही याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इंडियन राइनो विजन के बारे में बात। अभी क्या है, मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक स्लाइड में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हो। तो लेट्स सी दोज पॉइंट्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है ये आप स्लाइड को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ना। IUCN स्टेटस मैंने आपको बता रखा है, वल्नरेबल है इसका, है ना, वल्नरेबल है, यहाँ यहाँ मिलता है, ठीक है। और इसका हैबिटेट इधर इधर है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज़। समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलो अभी इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, अभी हमने वन हॉर्न राइनो डिस्कस कर लिया, हमने नोट्स बना लिए। अब दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट फ्रॉग। अब कौन सा फ्रॉग तो इट इज़ कॉल्ड अनाई मलाई फ्रॉग। तो जो अनाई मलाई फ्लाइंग फ्रॉग है, दैट इज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ पहले हैबिटेट डिस्कस करते हैं कि हैबिटेट कहाँ पर है। इसका हैबिटेट है ये वेस्टर्न घाट्स में। इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। ये आपको याद रखना है कि सिर्फ उसी जगह मिलता है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स के कहाँ पे, जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स है ना, केरला और तमिलनाडु वाला रीजन, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे ये जो अपना फ्रॉग है वो मिलता है। अब एक बार आप इमेज देख लो उसका, क्योंकि इमेज देखोगे ना तो दिमाग में थोड़ा बैठ जाएगा कि ये जो है वो रहता कैसे है, ठीक है। तो इसका इमेज इस टाइप का है, देखो ये दिस इज फ्लाइंग फ्रॉग। अब इसको फ्लाइंग क्यों बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड फ्लाइंग, क्योंकि ये जब देखो एक पत्ती से जब दूसरी पत्ती पे छलांग मारता है ना, तो ऐसे लगता है ये ग्लाइड कर रहा है ना, इस टाइप से। मतलब मान लो ऐसे है कुछ, ऐसे ऐसे लगता है कि ये ग्लाइड कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, फ्लाइंग फ्रॉग। इसके अल्टरनेट नेम भी हैं। अल्टरनेट नेम क्या है इसके, इसको मालाबार फ्लाइंग फ्रॉग भी बोलते हैं, ग्लाइडिंग फ्रॉग, सॉरी, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग, ध्यान रखना, ग्लाइडिंग। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको फॉल्स मालाबार ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, ठीक है, ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, इसको ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद IUCN स्टेटस की बात करें तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्यों, तो इसका क्योंकि इसका हैबिटेट लूज हो रहा है, ठीक है। पेड़ आप काटोगे तो क्या होगा, है ना, हैबिटेट लूज हो रहा है इसका, तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। और हमने ये बात किया था कि, हमने क्या बात किया था, हमने ये बात किया था कि ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमारे किधर, इधर केरला और तमिलनाडु में। तो कौन कौन से नेशनल पार्क्स में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड पे तो टहलेगा नहीं ना, तो किसी नेशनल पार्क में ही मिलेगा। तो कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, तो हमारा केरला में है परम्बिकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। तो परम्बिकुलम नेशनल पार्क में मिलता है। एंड दूसरा कहाँ पे मिलता है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये दोनों में ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आर्टिकल इज अबाउट ऑल्सो अ फ्रॉग स्पीशीज। उस फ्रॉग स्पीशीज का नाम है मिनरवा, नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है, मिनरवर्या, सॉरी मिनरवर्या, मैंने नोट्स बना के रखे हैं अपने, मिनरवर्या पंतली, ठीक है। तो मिनरवर्या पंतली इज ऑल्सो अ फ्रॉग स्पीशीज, ठीक है। एंड इसके बारे में खासियत ये है कि इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉग स्पीशीज़, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रॉग स्पीशीज़ है। एंड इसके बाद लोकेशन की बात करते हैं, सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे कौन सी हैबिटेट कहाँ पर मिलती है, ठीक है। लोकेशन इसका वही सेम जो पुराना वाला है ना, सदर्न वेस्टर्न घाट्स, वहीं पे ही इसका लोकेशन है। तमिलनाडु केरला वाले रीजन में मिलता है ना। अब इसका थोड़ा हम लोग वो देख लेते हैं कि
दिखता कैसा है ये, क्योंकि थोड़ा दिमाग में रहेगा, है ना। तो ये कैसा दिखता है, ये इस टाइप का दिखता है, देखो ये है ये। इट इज़ दिस इज़ कॉल्ड मिनर्व, ये देखो ये नाम है इसका, मिनरवर्या पेंटली। जैसे बेंटली होता है ना, वैसे पेंटली याद कर लो, मिनरवर्या पेंटली, ठीक है। इसका हैबिटेट कहाँ है ना, सदर्न वेस्टर्न घाट्स, केरला एंड तमिलनाडु। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डाइक्रोग्लॉसिडे। क्या क्या नाम है, डाइक्रोग्लॉसिडे, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बस यही हमको याद रखना है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि किसी प्रोफेसर के नाम पे इसका नाम रखा गया। ये पेंटली जो है किसी जो है प्रोफेसर का नाम है, दीपक पंतल करके, ये मेरे को याद नहीं है, शायद मिस्टर दीपक पंतल ये नाम है उनका। उनके नेम पे इसको दीपक पंतल नाम है, हाँ दीपक पंतल नाम है उनका, है ना। उनके उनके नाम पे इसको जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिनरवर्या पेंतली के बारे में बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट वल्चर्स। तो वल्चर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चन भी शायद पूछा जा चुका है एक बार वल्चर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वल्चर्स के बारे में बात करते हैं कि दे आर अ सोशल बर्ड। पहली इंपॉर्टेंट बात, दे आर अ सोशल बर्ड। लाइफ स्पैन होता है 15 से 30 साल का। आप बोलोगे यार मेरे को क्या करना है, कितना जीती है, बिल्कुल सही बात है। बट एक बार ना 2019 में शायद यूपीएससी ने पूछा था एलिफेंट्स के बारे में क्वेश्चन, कि एलिफेंट्स का जेस्टेशन पीरियड ये होता है। उस समय भी लोग सोचते थे यार ये कौन याद करता है। ऑल्दो उसको हम ट्रिक से भी कर सकते थे, बट स्टिल यूपीएससी हैज़ फ्रेम्ड अ स्टेटमेंट लाइक दैट कि इसका जेस्टेशन पीरियड इतना होता है, फीमेल एलिफेंट लीडर होती है ग्रुप की, है ना। तो इस टाइप से इट हैज़ आज। तो देखो पूछ तो कुछ भी सकता है, ठीक है। तो हम जो प्रीवियस जैसे पूछे जा चुके हैं उस टाइप से थोड़ा हम इनसाइट लेके उससे पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो जो ये क्या बोलते हैं वल्चर्स हैं, दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 15 to 30 ईयर्स, ठीक है। सोशल बर्ड्स हैं, ये याद हो गया। अभी न्यूज़ में इसलिए रहती हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है ड्यू टू देयर डेथ। अब डेथ हो रही है तो डेथ भाई क्यों हो रही है ना, डेथ क्यों हो, कोई रीज़न होगा डेथ होने का, है ना। तो डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि एक ड्रग है डिक्लोफिनैक करके। तो ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो। तो डिक्लोफिनैक जो है बेसिकली व्हाट इज़ डिक्लोफिनैक, इट इज़ अ NSAID। अब ये NSAID क्या है, तो इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या मतलब है और क्यों यूज़ होती है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहाँ यूज़ होती है और वल्चर में कैसे आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये डिक्लोफेनाक वाली ड्रग है इसको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जो स्वेलिंग होती है ना, इन्फ्लेट हो जाता है कोई चीज़, मतलब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब कोई चीज़ बढ़ जाती है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइस का राइज होना, है ना। प्राइस जब ऐसे राइज होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। वैसे ही इन्फ्लेमेटरी होता है, ये सब एक ही वर्ड से आते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मतलब स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस स्वेलिंग को रोकने के लिए इसको यूज़ होता है। और फिर उनके पेन वगैरह को भी कैटल्स में पेन को रिड्यूस करने में भी इसी का यूज़ होता है। कौन सी ड्रग है, डिक्लोफेनाक, ठीक है। तो अब जो ये डिक्लोफेनाक वाली ड्रग है इसको ये लोग कैटल को दे देते हैं, मतलब कैटल में इंजेक्ट करते हैं, इसको ऐसे करके इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो कैटल मरती है ना, जब वो कैटल मरती है तो उसको बर्न तो करते नहीं ना, उनको ये लोग ब्रीडिंग ग्राउंड्स में डालाते हैं। जो जब कैटल कोई मर जाती है तो उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड्स में डालाते हैं, उनको फिर ये वल्चर्स खाती हैं, ठीक है। तो जब वो वल्चर्स खाती हैं इनको, तो वो जो डिक्लोफेनाक है दैट गोज इनटू द वल्चर्स, और वो वल्चर की बॉडी के लिए इट इज़ हार्मफुल। इवन 1% ऑफ अगर वहाँ पे कंसनट्रेशन है उस बॉडी में डिक्लोफेनाक ड्रग का, तो इट कॉजेज अ सीवियर किडनी फेलियर फॉर वल्चर्स। तो जब उनका किडनी फेल होता है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू लिव मोर, तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी पिछले साल बेसिकली 2019 2020 में बहुत सारी वल्चर्स की ऐसे डेथ हो गई। तब सरकार जागी, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों मर रही हैं इतनी, है ना। तो तब इन्होंने बेसिकली पहले से ही होती आ रही है, गवर्नमेंट में बैन कर रखा है इसको, ये वाली ड्रग को, डिक्लोफेनाक को बहुत पहले ही बैन कर दिया था 2005 आई गेस में, इसको 2006 में शायद इसको बैन कर दिया था डिक्लोफेनाक को। तब भी यूज़ होती है, मतलब इंडिया में तो बहुत कुछ बैन है, यूज़ तो होता ही है ना। तो तब भी यूज़ हो रही है, बट उसी वजह से इसका जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी जो वल्चर्स की स्पीशीज़ है वो इंडिया में मिलती है, अपने इंडिया में मिलती है, और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो जो इंडिया में मिलती है, इंडिया में 9 स्पीशीज़ ऑफ वल्चर्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। अब 9 स्पीशीज़ में से कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं और कुछ शेड्यूल 4 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। तो अब देखो सारा कुछ याद नहीं कर सकते, बट जो मेन चीज़ है ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी हैं,
है ना। शेड्यूल 1 में कौन सी, क्योंकि शेड्यूल 1 जो है वो मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन उनका शेड्यूल 1 में होता है। तो पहले हम एक बार थोड़ा वीडियो देख लेते हैं ना, वल्चर्स का थोड़ा समझ में आएगा कि जो, जस्ट अ मिनट, ये जो वीडियो है ये देख लेते हैं। तो देखो इस टाइप से ये जब मरते हैं ना, ये लोग जब मर जाते हैं ऐसे, इनको ये वल्चर्स खाती हैं, ठीक है। इनको जब ये वल्चर्स खाती हैं तो फिर इनकी ऐसे डेथ हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो अब ऐसे ही, अब देखो ये मरी तो इसको खाने वाली फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, अब ये सारी इनको खाती जाती है। तो फिर ऐसे जो सारी हैं वो सारी मरती रहती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे सारी मरती रहती हैं। अब ये देखो, ये स्नैपशॉट मैंने लगा रखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ये सब नोट कर सकते हो कि ये इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एसीपित्रिडे, ठीक है। ये सेम फैमिली है जिसमें ईगल्स, वल्चर्स और काइट्स भी इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। अब IUCN की स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं पहले। तो 9 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ये सब क्या है, ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में कौन कौन सी हैं। शेड्यूल 1 में स्पीशीज़ बियर्डेड है, लॉन्ग बिल्ड है ना, सॉरी, बियर्डेड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल वाइट बैक, ये वाली जो है सारी, ये वाली शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। और इसके अलावा जितनी भी बची ना वो सारी शेड्यूल 4 में है। तो आप बस देखो, आप बस ये याद करो कि शेड्यूल 1 में कौन सी है, इसके अलावा और कोई आया तो वो शेड्यूल 4 में है ना। इस टाइप से याद करो, सबसे कम इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगी और याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी सही कराओगे, ठीक है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी ये हैं, और बाकी बाकी देखो, बाकी इतना अब याद करना है तो वैसे करो कि भाई ये इंडेंजर्ड है। अब जैसे जो इजिप्शियन वल्चर है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। हिमालयन ग्रॉफिन करके भी एक रहती है वल्चर, वो नियर थ्रेटेंड है। अब कितना याद करते रहोगे, है ना यार, अब ऐसे थोड़ी बहुत स्पीशीज़ हो जाएंगे ऐसे। तो इंडियन ग्रिफॉन करके आती है, वो भी वो लीस्ट कंसर्नड है, ठीक है। तो अब ऐसे हम पूरा ये तो याद नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे मान लो ये वाली हैं, तो ये वाली याद कर लो, ठीक है। और इसके अलावा एक आप ये याद कर लो कि इंडेंजर्ड वाली कौन सी, इजिप्शियन जो है, इजिप्शियन वल्चर जो है वो क्या है, वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये जो इंडेंजर्ड वाली जो है कौन सी है, इजिप्शियन वल्चर है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, ठीक है। समझ में आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब कितने हमने डिस्कस कर लिया, इंडियन राइनो, 2 फ्रॉग के स्पीशीज हमने डिस्कस किया, वल्चर्स डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दीपर भील पे, दीपोर भील, सॉरी, इसको बोलते हैं दीपोर भील। तो ऐसे नाम नाम से कुछ आइडिया आ रहा है, दीपोर नाम कहाँ का होगा, नॉर्थ ईस्ट का नाम है दीपोर। दीपोर बेसिकली, दीपोर भील इज इन असम, ठीक है। तो वहाँ उसी टाइप में ऐसे नाम होते हैं ना, दीपोर करके इस टाइप से नाम होते हैं। तो अब पता नहीं कैसे नाम होते हैं, इसी टाइप से मैंने जितने भी असम के नाम पढ़े ना, ऐसे ही वहाँ के लोगों के भी नाम ऐसे ही होते हैं, थोड़े बहुत लोगों के, ऐसा नहीं सारे लोगों के। दीपोर भील, तो दीपोर भील क्या है बेसिकली, इट इज़ अ रामसार साइट। तो रामसार साइट जो है वो ये डिक्लेयर हुई थी 2002 में, 2002 में इसको एक रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यूज़ में क्यों रहती है। न्यूज़ में इसलिए रहती है क्योंकि यार यहाँ पे ना इसका जो पूरा एरिया है, पहली बात तो ये, सिंस ये रामसार साइट है तो यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, अराउंड 219 माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे दे कम इन दिस दीपोर व्हील। अब हो क्या रहा है कि इसका जो एरिया है सेक्टर वाइज वो श्रिंक हो रहा है। उस श्रिंक होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ आते हैं वो भी कम आ रहे हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो ये सब के चक्कर में ये जो है वो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। अभी हम एक बार मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ कि ये जो दीपोर बील है ये दिखती कैसी है, ठीक है। इस टाइप की ये दीपोर बील दिखती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है कि इट इज़ अ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दिस इज इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, ये आपको याद रखना है। और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इस यहाँ पे कम्युनिटी फिशिंग को रिसेंटली जो असम गवर्नमेंट है उसने कम्युनिटी फिशिंग को हटा दिया है, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पे आप अब फिशिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि इसकी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे आप फिशिंग नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये माइग्रेटरी बर्ड्स आके फिश खाती हैं, अब आप सब ले जाओगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स आके खाएंगी नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फिशिंग को जो है वो बेसिकली बैन कर दिया गया है, ठीक है। और इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है। अब आपको ये मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है IBA, ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है इसको डिक्लेयर कौन करता है, विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिक्लेयर्स इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया कि ये एक रामसार साइट है, ठीक है, रामसार साइट है। 2002 में इसको रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था। असम की है ये, वाटर फ्रेश वाटर लेक है, कम्युनिटी फिशिंग यहाँ पे प्रोहिबिट की गई है और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, जो कि आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज, इसको हटाया, हाँ, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज ये अपना सांभर लेक, ठीक है। तो हमने दीपोर बिल डिस्कस करी, अब हम आते हैं सांभर लेक के बारे में।
तो सांभर लेक कहाँ पर है? सांभर लेक इज़ इन राजस्थान। अब राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में भी तो कहीं होगा ना। तो जयपुर अगर आप जाओगे तो जयपुर के साउथ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा मतलब अराउंड होगा ये 60-70 किलोमीटर्स। वहाँ से आप और थोड़ा नीचे जाओगे जयपुर से, देन यू विल फाइंड दिस लेक दैट इज़ कॉल्ड सांभर लेक, ठीक है। तो आपको पता होगा लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन लेक है ये इंडिया का, मतलब ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सैलिन सैलिन मतलब सॉल्टी। यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट मिलता है, ठीक है। इवेपोरेशन बहुत हाई होता है, तो जो पानी में सॉल्ट होता है वो सारा इवेपोरेट होकर बाहर आता है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सॉल्ट की जो है वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सैलिन इनलैंड वाटर बॉडी है ये इंडिया की, ठीक है, कंट्रीज। उसके बाद ये न्यूज़ में इसलिए रहा था, 2019 में भी ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्ड्स की डेथ हो गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, बर्ड्स की डेथ तो हुई है, बट बर्ड्स की डेथ इतनी सारी क्यों हुई? 20,000 25,000 ऐसी बर्ड्स की डेथ हुई थी यहाँ पे, अराउंड 20,000 उस टाइम न्यूज़ में था कि 20,000 के आसपास जो है इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेथ हुई क्यों है, ठीक है। तो अब इसमें जो है एक इलनेस होती है जिसका नाम होता है एवियन बॉटुलिज्म। अब ये जो डिसीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एवियन बॉटुलिज्म, व्हाट इज़ एवियन बॉटुलिज्म? तो जहाँ भी वर्ड एवियन आ जाए ना, जहाँ भी वर्ड एवियन आ जाए, दैट मीन्स कि वो बर्ड से रिलेटेड है। एवियन का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू अ बर्ड, ठीक है। तो एवियन आप जहाँ कहीं भी वर्ड देख रहे हो, है ना, तो आपका माइंड आपको रिलेट करना चाहिए कि यार ये कुछ बर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो एवियन जो है, एवियन बॉटुलिज्म, अब एवियन हमने समझ लिया कि ये बर्ड से रिलेटेड है। बॉटुलिज्म इज अ इलनेस, बेसिकली जिसको इलनेस बोला गया है। अब ये ऐसी इलनेस है जो बर्ड्स में होती है, ठीक है। अब बर्ड्स में तो होती है, ठीक है भाई, बर्ड्स में होती है, पर होता क्या है, क्यों होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी इलनेस है जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है बर्ड्स के। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बर्ड्स होती हैं उनके लेग्स और जो विंग्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे पैरालाइज हो जाते हैं। अब जब किसी, अब चिड़िया भाई उड़ रही है ना, अब उसके विंग्स ऐसे पैरालाइज हो गए तो क्या होगा, गिर जाएगी नीचे, है ना, नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरेगी और लेग्स भी उसके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत ही ये नोटिसेबल सिम्टम होता है जो कि बहुत ही फेमस भी है, दैट इज़ कॉल्ड नेक ड्रॉपिंग। तो ऐसे इस टाइप से करके नेक इनकी ड्रॉप हो जाती है मरने से पहले। तो क्या होता है, एक तो विंग्स काम करना बंद करके, उसके बाद लेग्स भी इनकी काम करना बंद करके पूरा नर्वस सिस्टम इनका जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम खराब हो गया, आपका नेक ड्रॉप हो गया, फिर ये ज़मीन पे गिरती हैं और ये मर जाती हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब होता क्यों है, व्हाई डज इट हैपन? तो देखो, बर्ड्स जो हैं वो अपना खाना कहाँ से खाएंगी? बर्ड्स या तो प्लांट से खाएंगी, या फिर बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स भी खाती हैं ना। इंसेक्ट्स कहाँ से खाएंगी? सॉइल से। या फिर बर्ड्स जो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेंगी? वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, सॉइल हो गया। तो अगर कोई इलनेस हो रही है तो इन्हीं सब जगहों से होगी, है ना। तो आपने सोचा भी बिल्कुल सही कि इन्हीं सब जगहों से होती है, बट ये इन्हीं सब जगहों से कैसे होती है, मतलब, है ना। जैसे हमने वल्चर्स में पढ़ा था कि वो डिक्लोफेनाक वाला ड्रग आ रहा था, वो उसको खा रही थी तो डिक्लोफेनाक उनके में चला जा रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, क्या ये बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? नहीं, बैक्टीरिया एक नेचुरल टॉक्सिन रिलीज करता है। ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये एक टॉक्सिन, नेचुरल टॉक्सिन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड बोटुलिनम। उसका नाम ही, बैक्टीरिया का नाम ही बोटुलिनम है। ये बैक्टीरिया जो होता है दैट गोज इनटू द सॉइल, मतलब ये सॉइल में आता है बैक्टीरिया, सी वाटर में चला जाता है बैक्टीरिया, और फिर और कहीं भी जहाँ पे वो जहाँ से वो इनटेक ले रही होंगी तो वहाँ चला जाता है, और फिर उसके थ्रू इट गोज इनटू दिस बर्ड्स। तो अब ये जब बैक्टीरिया जाता है, इससे इनको ये इलनेस हो जाती है, ठीक है। अब हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार ये बैक्टीरिया क्यों, मतलब, ओरिजिनेट हो रहा है, और सांभर में ही स्पेशली क्यों हो रहा है ना, मतलब दुनिया में कहीं भी हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये ऐसे इन्वायरमेंट्स में ग्रो होता है जहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा एसिडिक हो, सॉइल थोड़ा एसिडिक हो, ठीक है, एसिडिक थोड़ा हो, और डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी हो। और ये बेसिकली जब बैक्टीरिया ग्रो होता है तो उसको एनेरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। एनेरोबिक मतलब ऑक्सीजन जहाँ ना हो, ठीक है। तो ये जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वो वैसी एरियाज होते हैं जो बहुत ही डिग्रेडेशन में हो रहे होते हैं। तो हमको ये इससे इंसाइट लेना है कि भाई जो सांभर वाला जो रीजन है, सांभर सॉल्ट लेक वाला जो रीजन है, दैट इज़ डिग्रेडिंग एट अ वेरी रैपिड रेट, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है दैट इज़ कमिंग देयर, और उसी वजह से वहाँ पे जितनी भी बर्ड्स आ रही हैं दे आर टेकिंग दिस, उनका इंटेक सॉइल से हो रहा है और वो मर रही हैं। सो दिस इज़
दिस इज़ अ मेजर इशू दैट इज़ एसोसिएटेड विद सांबर लेक। मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा विजुअलाइज होगा कि ये बेसिकली ये नेक में हो कैसे रहा है ना, हाउ डज इट हैपन, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप से, ये देखो जैसे मैंने बताया ना आपको कि किस टाइप से होता है, जैसे मैंने इस टाइप से इनका नेक ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। इनका नेक ड्रॉप होने लगता है, विंग्स इनके पैरालाइज हो जाते हैं, और ये देखो इनका जो पैर है ये भी पैरालिसिस में हो जाता है। तो जब ये ऐसा होता है, ठीक है, ये एक इसने पकड़ा हुआ है इंसान ने, तो ये जब ऐसे होता है तो ये पूरी मर जाती हैं, ठीक है। तो 20,000 बर्ड्स मरी थी 2019 में ड्यू टू दिस, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा यहाँ पे इसका समरी लिख दिया है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। न्यूरोमस्कुलर इलनेस है, ठीक है। बॉटुलिनम जो हमारा नेचुरल टॉक्सिन है उससे होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो उसको प्रोड्यूस करता है। कहाँ मिलता है ये? सॉइल्स, रिवर्स और सी वाटर में, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट बताना मैं भूल गया कि ये होता किस में, क्योंकि एवियन है तो सिर्फ बर्ड्स में होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए कि ह्यूमंस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा वेबसाइट्स पे कि ये जो यूपीएससी वेबसाइट्स हैं कि ह्यूमंस में भी होता है, बट दिस इज़ सर्टेनली रॉन्ग, क्योंकि ये जो मैंने डेटा है ये वेरीफाई किया है यूएनईपी की साइट से। तो यूएनईपी में स्ट्रेट ये लिखा हुआ है कि जो एवियन बॉटुलिज्म है दैट डज नॉट अकर इन ह्यूमंस, ठीक है। ये सिर्फ बर्ड्स में ही होता है, ठीक है, एनिमल्स में ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कंडीशंस क्या है? एनेरोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट ग्रो इन एसिडिक कंडीशन। सॉरी, मैंने आपको शायद बता दिया था कि ये एसिडिक कंडीशंस में होता है ना, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एसिडिक कंडीशंस में ये नहीं होता है, जहाँ बेसिकली एसिडिक कंडीशंस नहीं होती है वहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इसमें अफेक्टेड पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें नर्वस सिस्टम बर्ड्स का इफेक्ट होता है, ठीक है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। कहाँ पे? लेग्स और विंग्स में, ठीक है। समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया? आगे आगे बढ़ते हैं और अगला जो है अपना काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं उसको ये पता रहता है कि भाई काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? आसाम में है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ में इसलिए ये था, क्यों था ये काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में? क्योंकि ये पहला ऐसा रिजर्व बन गया है जो नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फ़ोन्स को अब यूज़ करेगा, ठीक है। तो सैटेलाइट फ़ोन्स के बारे में हम बात करेंगे, कि हम ये भी बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। बट पहले आपको ये याद रखना है कि ये सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं वो यहाँ पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की मिलती है ना, ये हमने देख लिया था। आपका होमवर्क ये है कि अब आप ये देखोगे कि काजीरंगा में बाकी कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल पार्क्स की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो बाकी कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं वो आप जाके वहाँ देखना घर पे, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना कि और कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सैटेलाइट फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, हमने पढ़ लिया। वन हॉर्न राइनो मिलता है यहाँ पे, आसाम में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पोचिंग और जो पोचिंग हो रही थी उसको हटाना है। पोचिंग और जो कोऑर्डिनेशन बेसिकली है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कौन सी रिवर पास करती है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये भी हम देख लेते हैं कि धिपलू रिवर पास करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी रिवर पास करती है? धिपलू रिवर पास करती है, ठीक है। अब सैटेलाइट फ़ोन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो जो नॉर्मल फ़ोन होता है वो क्या होता है कि भाई आप जैसे मान लो मेरे को आपको कॉल करना है, ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ से कॉल करूँगा, तो मेरे जो बगल वाला टावर है वहाँ पे सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ से सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ से सिग्नल जाएगा, फिर ऐसे सिग्नल करते करते जो आपके पास टावर है वहाँ से सिग्नल होते हुए आपके फ़ोन में आएगा, ठीक है। इस टाइप से टेरेस्ट्रियल जो कम्युनिकेशन है वो काम करता है। अभी अब जो सैटेलाइट वाला है वो कैसे काम करेगा कि भाई डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़ोन करूँगा तो सैटेलाइट के पास डायरेक्ट जाएगा, फिर सैटेलाइट से आपके पास डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो बीच में ये जो टावर है ना उसका रोल हट जाता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? अब देखो टावर्स हर जगह तो है नहीं, अब मैं अंटार्कटिका चला गया, वहाँ से आपको फ़ोन करना है तो फिर कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊँगा, है ना। बट मैं सैटेलाइट फ़ोन से कर सकता हूँ क्योंकि सैटेलाइट का कवरेज पूरे अर्थ का है, ठीक है। तो इसका बेसिक जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं इनका बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो रिमोट एरियाज़ है ना वहाँ पे भी कनेक्शन आ पाए। कभी-कभी आपने देखा होगा यार ट्रेन में जा रहे होते तो जो सिग्नल है वो नहीं पकड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे टावर्स नहीं होते हैं ना। तो इसको हटाने के लिए वी कैन यूज़ सैटेलाइट फ़ोन्स, ठीक है। तो अब काज़ीरंगा में इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि काज़ीरंगा में भाई कुछ ऐसी-ऐसी रिमोट जगह हैं जहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं जो सिग्नल है वो नहीं आ पाता है। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है। पोचिंग इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो फ़ोन करके बता नहीं पाते हैं, है ना? कुछ कम्युनिकेशन का कुछ ज़रिया नहीं है, ठीक है?
तो इस टाइप से इसको हटाने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन्स का इसमें इंट्रोडक्शन किया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। बस इतना आपको याद रखना कि पहला है जो बन गया है क्या, पहला है जो बन गया है जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में, ठीक है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब थोड़ा हिस्ट्री से बात करते हैं कि 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले यहीं पे लॉन्च हुआ था, और आपको ये याद रखना है कि इसका जो पहले नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका पहले नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, अब जो हमारा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट का टाइगर रिजर्व है, प्लस एक वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज़ कॉल्ड सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मिला के अपना ये जो है वो नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली फैला हुआ है ये, है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट में है। और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि इससे कौन-कौन सी रिवर पास करती हैं। तो रिवर्स के लिए एक रामगंगा रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और भी 4 रिवर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सी 4 रिवर्स हैं। तो पलेन है, कोसी है, मांडल है, ठीक है। तो ये 4 इसमें जो हैं वो रिवर्स जो हैं वो यहाँ से पास करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट अपना आर्टिकल जो है वो डिस्कस करते हैं, लंबा हो जाएगा नहीं तो लेक्चर। लास्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट जो है वो है वेटलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो 4 नई वेटलैंड्स को जो है वो अभी नया डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं इंडिया में दैट हैज़ गॉन टू 46। तो अब लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था, हमने सारे लोकेशन भी मार्क किए थे ना वेटलैंड्स के, पूरे अच्छी तरीके से। जो मैप्स का लेक्चर हमारा चला था उसमें हमने मार्क किए थे, ठीक है। अभी इन 4 को भी हम मार्क करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये 4 है कौन-कौन सी। तो एक है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है थोल जो कि गुजरात में है। ये जो ऊपर 2 बताई मैंने, भिंडवास और सुल्तानपुर, ये दोनों हरियाणा में है। थोल है अपना गुजरात में, और एक है, एक क्या नाम था उसका, वाधवना, वाधवना करके कुछ नाम था, वाधवना करके, चलो देख लेते हैं, मार्क भी कर लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो ये है वाधवना, हाँ, तो वाधवना इज़ इन ये वाधवना इज़ इन गुजरात, ठीक है। तो हम मार्क करते हैं इसको कि कहाँ-कहाँ पर हैं सुल्तानपुर और भिंडवास। तो देखो ये दिस इज़ आवर हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के जो ये जो पीक है ना, यहाँ पे है आपका सुल्तानपुर, ठीक है। इसके ही जस्ट बगल में इट इज़, अरे यार, हाँ, इसके ही जस्ट बगल में इट इज़ भिंडवास, ठीक है। तो सुल्तानपुर ये है, ठीक है, भिंडवास इज़ दिस, ये हो गया। अब 2 और बची हमारे पास, कौन सी? थोल और वाधवाना। तो थोल हमारी है इधर, दिस इज़ थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे एक क्रीक जाती है इधर से, ठीक है, यहाँ से क्रीक जाती है, इसके इधर साइड पे है अपना ये वाधवाना इधर। तो दिस इज़ वाधवाना, ठीक है, वाधवाना, ठीक है। ये वाली जो है ये क्या है? दिस इज़ थोल, ठीक है। दिस इज़ भिंडवास एंड ये वाली जो है दिस इज़ सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर। अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन तो हमने डिस्कस कर ही ली, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एवियन स्पीशीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड सोशल एबल लैपविंग मिलती है, इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर मिलती है। हम जब वल्चर का पीछे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडेंजर्ड है इजिप्शियन वल्चर, और बाकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो हमने डिस्कस किया ही था, है ना। तो यहाँ पे अब आपको पूछ ले कोई कि भाई जो इजिप्शियन वल्चर है वो कहाँ मिलती है इंडेंजर्ड, तो आपको पता है कि भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेकर फैल्कन मिलती है, यहाँ पे पलास फिश ईगल मिलती है, ब्लैक बेली टर्न मिलती है, ठीक है। तो ये आपको 4-5 बार पढ़ोगे तो रट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? भिंडवास इज़ ह्यूमन मेड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है, जो ओनली बात नोट करने वाली है कि इट इज़ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड, ठीक है। और ये भिंडवास जो है दैट इज़ लार्जेस्ट वाटर बॉडी, लार्जेस्ट बेसिकली वेटलैंड इन हरियाणा, ठीक है। समझ में आ गया? इट इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया, इट इज़ लार्जेस्ट। तो ये हमने देख लिया, भिंडवास देख लिया, सुल्तानपुर देख लिया। उसके बाद थोल के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 30 से ज़्यादा थ्रेटेंड वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करती है, जिसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट रम्प्ड वल्चर है। और यहाँ पे हमने रिसर्च किया था क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी है? सोशिएबल लैपविंग, ये भी यहाँ पे मिलती है, सोशिएबल लैपविंग।
उसके बाद वल्नरेबल सारस क्रेन यहाँ पे मिलती है, कॉमन पोचयार्ड मिलती है, लेसर वाइट फ्रंटेड गूज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये सब हमको याद करना है कि ये सब इधर मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला है वाधवना। वाधवना जो है वहाँ पे क्या क्या मिलता है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स में पलाश फिश ईगल मिलती है, वल्नरेबल कॉमन पोचयार्ड मिलती है, नियर थ्रेटेंड दलमाशियन पेलिकन मिलती है, ठीक है, ग्रे हेडेड फिश ईगल मिलती है एंड फर्यूगिनस डक मिलती है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब आपको 4-5 बार देखना पड़ेगा, 4-5 बार देखोगे तो याद होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया, अब यहाँ पे जो है आज के हमने कर लिए हैं, है ना। अब इसको रीइंफोर्स करने के लिए अपने दिमाग में हमको एक क्विज़ करना है, ठीक है। तो वो क्विज़ में रूल ये है कि आप खुद से करोगे +2 और -0.66 और जितने मार्क्स आएंगे उसको कमेंट करोगे कि भाई आज का जो सेशन था उसमें मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आखिरी में जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में हम ट्रू एंड फॉल्स भी थोड़ा 3-4 देख लेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे और अपना क्विज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि क्या है, हर क्वेश्चन के लिए +2 है और -0.66 है, ठीक है। तो ध्यान रखना और लेट्स डू इट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें यहाँ पे ना अपन ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा इसको चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन राइनो, ठीक है। इंडियन यहाँ पे लिख लेना वन हॉर्न राइनो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वन हॉर्न राइनो, इट इज़ अबाउट वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन राइनो नहीं है, वन हॉर्न राइनो है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, ठीक है। इसको पॉज करो और खुद करो, ठीक है। फिर मैं ये फिर कंटिन्यू करते रहना क्योंकि इसमें तो मैं डिस्कस करके आंसर भी बता दूंगा आपको। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, पहला बोल रहा है कि येस, तो ये सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज हमने डिस्कस किया था, लार्जेस्ट है। इट इज़ फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट फाउंड इन ओनली। और यहाँ पे ओनली है तो हमने देखा था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली क्या होते हैं, जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, ठीक है। तो ओनली वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और नॉर्थ ईस्टर्न में, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न में तो मिलता नहीं, हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के रीजन्स में भी मिलता है। यहाँ पे जो यहाँ से जो इंडो नेपाल तेराई रीजन आता है, यहाँ से लेकर वेस्टर्न बंगाल का जो ऊपर वाला इलाका है वहाँ से लेकर असम तक में मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग, 2 इज़ रॉन्ग, 2 हम रॉन्ग कर देते हैं, 2 रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 रॉन्ग हो गया। अब हमारे ये दोनों ऑप्शन चले गए, अब हमारा ए ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। तो 3 तो सही है ना, 3 तो दोनों में सही है ही। तो काजीरंगा हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज़, नो ये भी गलत है, ऑप्शंस गलत फ्रेम हुए हैं यहाँ पे। काजीरंगा डज नॉट हैव अ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज, काजीरंगा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये देखो, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन हो गया जो ऐसे यूपीएससी वो नहीं कर देता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं ना तो ये वैसा क्वेश्चन हो गया। बट पॉइंट ये है बोलने का कि इन 3 स्टेटमेंट में से जो सही है वो कौन सा है, कि पहला है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज़, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था वन ओनली, एक्चुअली जिसने भी फ्रेम किया गलत फ्रेम कर दिया, ये होना चाहिए था वन ओनली, ठीक है। तो वन ओनली होता तो डी आंसर हो जाता इसका, इट इज़ वन ओनली आंसर। 2 गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये तो गलत है ही। और काजीरंगा हैज़ अ हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये तो गलत है, काजीरंगा में नहीं है, कहाँ पर है, पोबितोरा में है, पोबितोरा नेशनल पार्क में हाईएस्ट डेंसिटी है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे आप कर लो वन ओनली, क्योंकि 3 तो गलत है ही, है ना, और 2 भी गलत है, 3 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, वन ओनली। समझ में आ गया, वन ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अपना एवियन बॉटुलिज्म के बारे में। तो पिछला वाला जो है उसमें आप डी ऑप्शन में वन ओनली करके अपना आंसर मार्क कर देना, ठीक है। और जिसने आप नहीं कर पाए तो उसमें आप ग्रेस मार्क अपने आप को दे देना +2 और क्या, है ना तो +2 जोड़ के बता देना अपना कितना आएगा। बट अपने आप से वो ईमानदारी रखो और बताओ कि ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाए थे नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवियन बॉटुलिज्म के बारे में है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ दिस डिसीज इज द नेक ड्रॉपिंग फाउंड इन द बर्ड्स, ठीक है। सही है ये नेक ड्रॉपिंग, क्योंकि हमने फोटो भी देखा था उसमें नेक ड्रॉप हो जाती है ना, तो दिस इज करेक्ट। इट पैरालाइजेज द लेग्स एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स, येस इट इज करेक्ट, इट डज पैरालाइज द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, है ना, और लेग्स भी को भी पैरालाइज करता है, ये भी हमने पढ़ा था। इट इज कॉज्ड बाय बॉटुलिनम नेचुरल टॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस बाय अ एल्गी। तो क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है, थर्ड इज राइट और रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि इट इज नॉट एन एल्गी। हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या था, क्लॉस्ट्रीडियम, क्या नाम था, क्लॉस्ट्रीडियम,
बॉटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, स्पेलिंग लिखना अच्छे से। तो इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय एन एल्गी, इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया। तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत कर देते हैं हम। 1 2 3 गया, 2 3 4 गया। अरे कैसे ऑप्शन बनाए यार, 3 4 1 थर्ड तो गलत है ही सब में। 1 2 3 4 सब गलत हो गए। इट डज़ नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, अगली बार से ना ऑप्शन सही बनाने पड़ेंगे। इट डज़ नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, तो येस इट इज़ करेक्ट, इट डज़ नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। तो आंसर क्या है 1 2 एंड 4, ठीक है। तो इसको भी आप ग्रेस ही दे दो। ये एक्चुअली क्या 1 2 एंड 4 होना चाहिए था, ये जल्दी जल्दी में बना दिया है। 1 2 एंड 4 होना चाहिए था इसका आंसर। तो इट्स आंसर इज़ 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना आपका क्या टेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे ही करते हो कि ऑप्शन देख के करते हो, है ना। तो बात ये है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय एन एल्गी, इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, तो ये सही है कि इट डज़ नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4। यूपीएससी का पिछले साल यूपीएससी में ना 2 क्वेश्चन ग्रेस थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही 2 क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेस हो गए, ठीक है आपके। अगर फुल आ गए इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब आप 2 खत्म हो गया वो। ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, ठीक है। चलो इसमें इसमें आप करना +2 एंड, इसमें तो अब कोई ऑप्शन है नहीं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। +2 एंड -0.66, ठीक है, इसमें बताना आप करके। तो अपन कर लेते हैं, वहाँ वाले ग्रेस मार्क्स आप मान लेना। तो मतलब आपके +4 तो आ ही चुके हैं ना, आपके +4 आ गए हैं, ठीक है। अब +4 में जोड़ के बता देना। अनाइमलाई फ्लाइंग फ्रॉग इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू। वहीं पे मिलता है ना, कहाँ पे हमने देखा था, कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, केरला। तमिलनाडु, केरला, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं बताओ जल्दी। यहाँ पे परम्बिकुलम है, परम्बिकुलम। यहाँ पे कौन सा है? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद दूसरा क्या है? डिक्लोफेनाक इज अ ड्रग दैट कॉजेज किडनी फेलियर इन वल्चर्स। येस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ अ ड्रग दैट कॉजेज किडनी फेलियर्स इन वल्चर्स, इसकी वजह से उनकी डेथ होती है ना। दीपोर बील इज द ओनली रामसार साइट इन मिजोरम। भैया ओनली तो है बट मिजोरम में नहीं है, कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो ये क्या हो जाता है? दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, कौन तीन, पहले 3 देख लिया ना। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट फोन्स। यस, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन में बताओ 8 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है, आपके कितने आए हैं, है ना, और इसमें से +4 कर देना। तो टोटल मार्क्स जो हैं अपने जो है वो कमेंट कर देना, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आज के लेक्चर थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये प्रेजेंटेशन स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि इसको चेंज किया जाए तो प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट करके ही बताओ कि मज़ा नहीं आ रहा है ना। बट आई एम ट्राइंग वेज ताकि ऐसा मेथड पता चले जिससे आपको भी अच्छे से लर्न हो एंड यू नो वी ऑल्सो लाइक टू इंगेज विद यू, ठीक है। तो वो दोनों में ब्रिज थोड़ा जो है वो गैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये अगर नहीं पसंद आ रहा है तो थोड़ा कुछ और स्टार्ट करेंगे, बट पॉइंट इज़ कि इस टाइप से थोड़ा करके देखो, है ना। आई होप कि देखो जब हम ऐसे इंटरैक्ट करते हैं ना तो आप सुनते हो तो आप नोट्स भी बनाओगे। जब आप लिखते हो ना कोई चीज़ तो आपके दिमाग में ज़्यादा इन्फोर्स होता है, ये तो फैक्ट है। कोई भी चीज़ आप लिख के जब आप याद करते हो तो दैट गोज़ इनटू योर ब्रेन। जब हम लिखते नहीं, हमारा क्या रहता है ना, आजकल डिजिटल बहुत बढ़ गया, तो लैपटॉप पे ही करने का काम रहता है ना सारा। तो उस टाइप से क्या होता है ना, दिमाग में रहता नहीं, रिटेंशन नहीं रहता है। जब भी आपको रिटेन करनी हो कोई इन्फॉर्मेशन देन राइट इट डाउन। जब आप कोई चीज़ लिखते हो, एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, जब आप लिखते हो देन इट गोज़ इनटू योर ब्रेन प्रिटी वेल और रिटेंशन भी उसका बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही था, है ना। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे हम अपने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आप टेंशन मत लो, हम सारे अगस्त और सितंबर के आपके तुरंत जो है करंट अफेयर्स सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे कवर कर देंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ इफ़ यू हैवंट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज़ डू दैट। आज बोला ही नहीं मैंने, है ना। सो प्लीज़ डू दैट, है ना। लाइक्स आते नहीं है, कमेंट्स आते नहीं है, प्लीज़ डू दैट एंड इनकरेज अस टू गो इवन फर्दर। एंड प्लीज़ अगर आप देखो बेल आइकन क्लिक करते हो एंड लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, वो जो है हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा, है ना, तो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगा। सो प्लीज़ डू दैट एंड तब तक के लिए लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए एंड डोंट गिव अप, राइट। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।